सो हम लोग CNNs कर रहे थे, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। हम लोगों ने देख लिया था हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन देखी थी और कॉन्वोल्यूशन में रिजल्ट को सेम साइज के अगर सेम साइज को रखना है रिजल्ट तो ज़ीरो पैडिंग के साथ कन्वोल्यूशन करें, और अगर आपने वैलिड कन्वोल्यूशन की तो फिर रिजल्ट श्रिंक हो जाएगा। फिर हमने CNNs देखे थे, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली कन्वोल्यूशन कन्वॉल्व करें किसी फिल्टर के साथ और उसके बाद रीडू में से गुजारें और फिर सब सैंपल कर दें। इस सारा कुछ हम देख चुके थे। और एक आर्म नेटवर्क में और या एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, अब ये दोनों जो है न्यूरल नेटवर्क में मैं 1D में दिखा रहा हूँ और CNN भी 1D में दिखा रहा हूँ। 1 डिमेंशनल CNN है, जिसके अंदर हर जो लाल वाला न्यूरॉन है, 2 लाल न्यूरॉन्स हैं इस CNN में, और दोनों के जो सेट्स ऑफ वेट्स हैं, 3 वेट हैं दोनों के, वो सेम वेट्स हैं। यानी पहला लाल न्यूरॉन अपनी रिसेप्टिव फील्ड को देखता है इन 3 वेट्स के साथ, और दूसरा लाल न्यूरॉन अपने रिसेप्टिव फील्ड को देखता है यूजिंग द सेम सेट ऑफ वेट्स। तो पैरामीटर्स कम होते हैं। और चूंकि वेट्स सेम है, ये जो कंप्यूटेशन है लाल न्यूरॉन्स की जो एक्टिवेशन निकालनी है, दिस इज जस्ट अ कन्वोल्यूशन स्टेप। यानी आप वो जो 3 वेट्स हैं उनको पहले 3 न्यूरॉन्स पे रखते हैं, उसके बाद वही 3 वेट्स न्यूरॉन्स नंबर 3, 4, 5 पे रख देते हैं। एंड इफ यू कंटिन्यू, ये सेम सेट ऑफ वेट्स है जो इनपुट लेयर के कुछ हिस्सों के ऊपर आप स्लाइड करी जा रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट्स करी जा रहे हैं, और इसी कन्वोल्यूशन कहते हैं। हमने मैक्स पूलिंग हम देख चुके थे। बैक प्रोपगेशन, हम बैक प्रोपगेशन देख रहे थे CNNs में। हमने CNN का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो इनपुट इमेज आती है, आप कुछ फिल्टर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो इनपुट इमेज फॉर एग्जांपल 40x40x3 चैनल्स की थी, तो अब 20 और सब सैम्पलिंग के बाद 20x20x6 चैनल्स की हो जाएगी अगर 6 फिल्टर्स से। और अगर आप दोबारा कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग का ब्लॉक लगाएं 12 फिल्टर्स के साथ तो फिर 10x10x12 फिल्टर्स हो जाएंगे। फिर आप फ्लैटन करते हैं, सारों को एक वेक्टर बना देते हैं और फिर आगे एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में भेज देते हैं। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से बैक प्रोपगेट होके आपके पास डेल्टा केज आ जाते हैं ऑन द फ्लैटेंड लेयर। वो डेल्टा केज डायरेक्टली कॉपी हो जाएंगे इस 10x10x12 के वॉल्यूम पे, क्योंकि ये वही न्यूरॉन्स से जिनको फ्लैटन किया हुआ आपने। तो पहली जो बैक प्रोपगेशन है CNN में वो यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे आपने डायरेक्टली कॉपी कर दिए हैं डेल्टास। उसके बाद हमने देखा था कि ये मैक्स पूल्ड कोई रिजल्ट था, इस मैक्स पूल्ड रिजल्ट से डेल्टास पीछे कैसे फेंक सकते हैं। और उसमें यह था कि आपने सिर्फ ये ध्यान रखना था कि मैक्स पूलिंग में, फॉर एग्जांपल अगर मैक्स पूल किया हुआ आपने, तो यहाँ पे जो लाल वाला न्यूरॉन है ये इन 4 में से किसी एक की वैल्यू कॉपी हुई थी। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा यहाँ पे था वही डेल्टा आप सिर्फ उस न्यूरॉन पे कॉपी कर दें जो यूज हुआ था, बाकी 3 तो यूज ही नहीं हुए थे। सो अगेन अगर मैक्स पूलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आपने एक दफ़ा फिर डेल्टा वैल्यूज कॉपी करनी है करेक्ट जगह पे, बाकी न्यूरॉन्स की डेल्टा वैल्यू 0 होगी। उसके बाद और अगर मीन पूलिंग है तो फिर चारों न्यूरॉन्स ने हिस्सा लिया था 1/4 से मल्टीप्लाई होके, तो बैक प्रोपगेट भी ऐसे ही होगा कि ये एक डेल्टा जो है ये चारों न्यूरॉन्स को फिर जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई होने के बाद। और जो ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है वो है बैक प्रोपगेशन कन्वोल्यूशनल लेयर पे।
और उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि किसी एक स्लाइस के किसी एक फीचर मैप के डेल्टास को वापस पिछली लेयर पे कैसे भेजना है हमने। और उसमें हमने उसमें जो कन्वोल्यूशन फिल्टर जो अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर पिछली लेयर पे 1 2 3 4 5 6 अगर पिछली लेयर पे 1 2 3 4 5 6 स्लाइसेस थी, तो जो आपका कन्वोल्यूशन का फिल्टर होगा उसके अंदर भी 6 फिल्टर्स होंगे। और आप वो 6 के 6 फिल्टर्स पे अप्लाई करेंगे और फिर उन सारों का सम करेंगे रिजल्ट्स का, और सम करने के बाद आपके पास एक स्लाइस आ जाएगी जो यहाँ पे मैंने ब्लैक रंग में बनाई हुई, बाकी ग्रे है। यानी ये एक स्लाइस जो है ये 6 कन्वोल्यूशंस के सम के बाद आ रही है, ठीक है, which itself is a convolution। और हमने सिर्फ ये देखना था कि इस एक स्लाइस से, इस एक फीचर मैप से वापस डेल्टा कैसे जा सकते हैं। अगर मुझे एक से करना आता है तो मैं बाकी सारों से कर लूँगा। उसके लिए हमने रिकॉल किया था कि जो स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन है एक आम न्यूरल नेटवर्क में, एक ट्रेडिशनल न्यूरॉन में, वो ये है कि अगर आपने इस ब्लू न्यूरॉन का डेल्टा वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो आप जिसको ये ब्लू न्यूरॉन अफेक्ट कर रहा था, और वो ये रेड न्यूरॉन्स थे, उन न्यूरॉन्स की डेल्टा वैल्यूज लें, और फिर ये ब्लू न्यूरॉन जिन वेट्स के साथ अफेक्ट कर रहा था रेड न्यूरॉन्स को, उन रेड डेल्टास को कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, सम करें, यानी डॉट प्रोडक्ट, और फिर उस डॉट प्रोडक्ट का को मल्टीप्लाई कर दें इस ब्लू न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेटिव से। ये 3 स्टेप्स थे। किसी भी न्यूरॉन पे अगर आपने डेल्टा वैल्यू कंप्यूट करनी है तो ये 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट, फाइंड द न्यूरॉन्स अफेक्टेड बाय द ब्लू न्यूरॉन, then compute dot product between delta values of the affected red neurons and the weights that were being used to connect them। उसके बाद जब ये डॉट प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास एक नंबर, इस एक नंबर को इन द थर्ड स्टेप मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ द ब्लू न्यूरॉन, यानी अपना जो है। दिस गिव्स यू, ये है बैक प्रोपगेशन किसी भी न्यूरॉन की डेल्टा वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। और हमने देखा था कि कन्वोल्यूशनल लेयर में अब जब आप डेल्टा कंप्यूट करना चाहेंगे, तो मेरे पास जो ब्लू न्यूरॉन है वो मैंने फिलहाल एक 2D कन्वोल्यूशन लेयर में ब्लू न्यूरॉन मैंने फिलहाल किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने पहला स्टेप, फर्स्ट आई हैव टू सी कि ये किस किस को अफेक्ट करता था। मूविंग फॉरवर्ड ये किस किस को अफेक्ट करता था। जब इस x वाली लोकेशन पे, नेक्स्ट लेयर में इस x वाली लोकेशन पे कोई न्यूरॉन की जब वैल्यू कंप्यूट होती थी तो वो कन्वोल्यूशन से होती थी, विच मीन्स कि ये जो स्लाइटली रेड जो मैंने फिल्टर रखा हुआ है, ये मैं इस x वाली जगह पे रखता था और फिल्टर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता था पिछली लेयर के न्यूरॉन्स के आउटपुट्स के साथ, और फिर और इनका डॉट प्रोडक्ट लेता था। उस डॉट प्रोडक्ट में ये जो ब्लू वाली जगह थी ये मल्टीप्लाई होती थी W33 के साथ, यानी ब्लू वाली जगह इस बॉटम राइट वाले वेट के साथ मल्टीप्लाई होती थी। और जब ये वाली एक्स लोकेशन कंप्यूट हो रही थी तो वही वाला ब्लू न्यूरॉन अब W32 से मल्टीप्लाई होता था, और जब ये तीसरे x पे की वैल्यू कंप्यूट होती थी तो वही वाला ब्लू न्यूरॉन W31 से मल्टीप्लाई होता था। एंड सो वी सॉ लास्ट टाइम कि ये जो ब्लू न्यूरॉन है, ये ब्लू न्यूरॉन
इन 9 लोकेशंस को अफेक्ट करता था। और यानी पहला स्टेप में पता लग गया ब्लू न्यूरॉन कौन से रेड न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा है, राइट? वो ये 9 न्यूरॉन्स थे। सेकंड स्टेप था कि फिर उन रेड न्यूरॉन्स के डेल्टा उठाएं, जो कि हमने ये उठा लिए, उन रेड न्यूरॉन्स के डेल्टास अगली लेयर से, और उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें उन वेट्स के साथ जो कनेक्ट कर रहे थे। और अभी हमने पिछली स्लाइड पे यही देखा है कि वो जो कनेक्टिंग वेट्स थे वो बिल्कुल मास्क का फ्लिप्ड वर्जन थे, यानी W33 अब इधर आ गया और W11 इधर आ गया, यानी फ्लिप्ड वर्टिकली, फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। तो उनके साथ डॉट प्रोडक्ट था। सो व्हाट वी नीड टू डू इज के ये जो रेड में डेल्टास पड़े हैं इनको हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है फ्लिप्ड वेट्स के साथ। जब ये डॉट प्रोडक्ट मैं ले लूंगा मेरे पास एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी। उस स्केलर वैल्यू को फिर मैं अपने ब्लू न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये था थर्ड स्टेप, राइट? ये मेरा थर्ड स्टेप था। So that's with one neuron. Now let's look at the adjacent neuron। और हमने लास्ट टाइम देखा था अगर ये adjacent में, अब मैं रेड न्यूरॉन कह रहा हूँ, मे बी आई शुड यूज डिफरेंट कलर क्योंकि रेड न्यूरॉन मैं अगलों को कह रहा होता हूँ। बहरहाल ये adjacent न्यूरॉन है, ये अपने इर्द गिर्द जो 9 थे उनको अफेक्ट कर रहा होगा इन द नेक्स्ट लेयर, और उनके कोई डेल्टाज होते होंगे और उन डेल्टास को मैं, लेकिन ये कनेक्ट उन्हीं 9 वेट्स के साथ हो रहा होगा फ्लिप्ड, यानी डेल्टास अब डिफरेंट होंगे लेकिन वेट्स अब फिर से वही सेम होंगे, फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो वेट्स शेयर्ड है, द ओनली डिफरेंस इज इन बिटवीन विद द एक्स लोकेशंस, यानी कि कौन से न्यूरॉन्स के डेल्टास अब आ रहे हैं। सो what we can see is, और जब मैं अगले न्यूरॉन पे जाऊंगा तो फिर से डेल्टास तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन सो डेल्टास चेंज हो जाएंगे लेकिन वेट्स वही रहेंगे फ्लिप्ड। सो इट्स लाइक आई एम कन्वॉल्विंग विद फ्लिप्ड वेट्स, ठीक है? किसी भी जगह का नया डेल्टा निकालने के लिए बैक प्रोपगेशन में you just need to convolve the delta map here using flipped weights, ठीक है? और उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आप डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन से h प्राइम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक हम लास्ट टाइम पहुंचे थे। ओके, let's continue। so अभी ये जो अभी हमने जो देखा है उसमें यह है कि आप अगली लेयर के डेल्टा मैप को कन्वॉल्व कर दें वही मास्क जिसकी वजह से अगली लेयर आई थी, उसी मास्क के फ्लिप वर्जन के साथ। लेकिन बाउंड्री पे क्या करेंगे? वो न्यूरॉन्स जो बाउंड्री पे पड़े हैं उनका क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इस न्यूरॉन ने, ये जो लाइट ब्लू न्यूरॉन है, इसने किस किस को अफेक्ट किया था अगली लेयर में? इस लाइट ब्लू न्यूरॉन ने, यानी जब अगर सेम साइज की कॉन्वोल्यूशन थी तो लेट मी चेंज द कलर। तो जब मास्क यहां रखा गया था, let me try again, it's a really poor square। जब मास्क यहां रखा गया था, थोड़ा सा बाहर निकला था, ये 4 जगह थी। सॉरी, जब मास्क, सॉरी, जब मास्क यहां रखा गया था तो
इस ब्लू वाले ने इसको इफेक्ट किया था। जब मास्क जरा सा आगे रखा गया था तो ब्लू वाले ने तो फिर इधर जब रखा गया था इसको भी इफेक्ट किया था। जब मास्क इधर रखा था तब भी ब्लू ने इफेक्ट किया होगा, जब मास्क इधर रखा था तब भी ब्लू ने इफेक्ट किया होगा। लेकिन मास्क अगर इन चार के अलावा कहीं भी रखा गया हो तो फिर इस ब्लू न्यूरॉन ने इफेक्ट नहीं किया गया, क्या किया होगा अगर 3/3 मास्क था। सो दिस कॉर्नर न्यूरॉन अफेक्टेड these 4 डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर these 4 पिक्सेल्स। और फिर से वही वाली रीजनिंग कि जब इसने इफेक्ट किया तो इस न्यूरॉन को जब इफेक्ट किया तो W22 से मल्टीप्लाई हुआ होगा क्योंकि बिल्कुल सेंटर में पड़ा था ये खुद। और जब साथ वाले को इफेक्ट किया था तो W21 से इफेक्ट किया होगा, क्योंकि अगर कॉन्वोल्यूशन वाला मास्क इधर पड़ा है तो ये वाली जगह पे जो वेट पड़ा होगा वो W21 होगा। यानी जब उसने इस x को इफेक्ट किया है तो W21 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सिमिलरली जब उसने इस x को इफेक्ट किया होगा तो इसने W12 से, यानी फिर से वही फ्लिपिंग हुई होगी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। लेकिन इस ब्लू न्यूरॉन ने इन 4 को इफेक्ट किया होगा, 9 को नहीं इफेक्ट किया होगा, ठीक है। और अगर ये वाला ब्लू न्यूरॉन देखें जो कॉर्नर तो नहीं है, बाउंड्री पे है, तो ये वाला ब्लू न्यूरॉन इसने 6 अगले न्यूरॉन्स को इफेक्ट किया होगा अगेन यूजिंग फ्लिप्ड वेट्स, लेकिन इन 3 को नहीं, यानी सिर्फ 6 को किया होगा, 9 को नहीं किया होगा। व्हाट दिस टेल्स अस इज कि असल में, यानी जो पिछली स्लाइड थी वो सिर्फ ये बता रही थी उससे आपके पास सिर्फ अंदर वाले न्यूरॉन्स कंप्यूट होंगे थे, अंदर वाले डेल्टास कंप्यूट होंगे थे, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड से आपके पास सिर्फ ये वाले डेल्टास कंप्यूट होंगे थे पिछली वाली स्लाइड से। और अगर आपने बाउंड्री पे भी डेल्टास कंप्यूट करने हैं तो ये वाली स्लाइड आपको बता रही है अगर बाउंड्री पे कंप्यूट करने हैं व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप कॉन्वोल्यूशन फिर से करें फ्लिप वेट्स के साथ ही, लेकिन यू नीड टू ज़ीरो पैड योर डेल्टा मैप, ठीक है। उससे फिर ये बाउंड्री केसेस, कॉर्नर केसेस ये भी हैंडल हो जाएंगे। सो फाइनल बात ये है कि अगर आपने कॉन्वोल्यूशन लेयर से डेल्टा मैप को पीछे बैक प्रोपेगेट करना है तो फिर आप अपने डेल्टा मैप को लें, कन्वॉल्व कर दें फ्लिप वेट्स के साथ यूजिंग ज़ीरो पैडिंग, ताकि बाउंड्री केसेस भी हैंडल हो जाए। और उसके बाद थर्ड स्टेप जस्ट मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन क्वेश्चन फिल्टर्स के साथ, लेकिन फ्लिप करने के बाद, और ज़ीरो पैडिंग के साथ। इसके बाद रह गया, रिमेंबर, इसके बाद अब रह गया द एक्चुअल ग्रेडियंट, यानी चलिए इस पे आते हैं। एक्चुअल जो ग्रेडियंट डिसेंट में ग्रेडियंट यूज होना है उस पे कैसे पहुंचना है, ये तो डेल्टास थे। उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आपके पास एक n/n एरे है, ठीक है, और आपके पास एक और n/n एरे है, और आपने दोनों को कन्वॉल्व किया है और वो वैलिड कॉन्वोल्यूशन की है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो रिजल्ट आएगा इस कॉन्वोल्यूशन का उसका साइज क्या होगा? Who will answer? n को छोटा सा कोई नंबर रख लें, 3/3 कर लें,
इनको कन्वॉल्व करना है। 1 by 1 1 by 1 क्यों आएगा? सर उसका सेंटर पॉइंट जो है या उसका एंकर पॉइंट है वो 1 ही होगा। सेम साइज का मास है, सेम साइज का हमारा जो है वो इमेज है, और उसका एंकर पॉइंट पे एक वैल्यू आएगी जो उसका डॉट प्रोडक्ट होके आएगी। नहीं तो मैं अगर इसको ए कह दूं और इसको बी कह दूं, तो मैं बी को यहाँ पे नहीं रख सकता सेंटर, और फिर बी थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ पे, फिर तो बस 3/3 आंसर नहीं आ जाएगा? सर वैलिड कॉन्वोल्यूशन नहीं कर रहे हैं ना, इसमें पैडिंग नहीं की हमने। एग्जैक्टली, वैलिड कॉन्वोल्यूशन है, इसमें पैडिंग नहीं है। इसमें आप बी को सिर्फ उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं जहां पे बी ए के अंदर पूरे का पूरा आ जाए, बाहर ना निकले। और ऐसी सिर्फ एक जगह है, वो है ये सेंटर वाला। देयरफॉर इस तरह की कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट 1 by 1 होगा। एन जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा अरे हो, अगर उसको किसी और उसी साइज के अरे से वैलिड कॉन्वोल्यूशन करेंगे, रिजल्ट 1 by 1 का है। अगला सवाल, फिर से वैलिड कॉन्वोल्यूशन करने लगा हूं, लेकिन इस बार मेरा जो ए है, ब्रैकेट समझिए, ए का साइज इस दफा ए का साइज इस दफा n+1 by n+1, और जो b है उसका साइज n by n है। अब क्या होगा रिजल्ट, साइज ऑफ द रिजल्ट? एनीवन? एनीवन? सर जो n by n है उसके अगर उससे अबाउट 5 है तो 2 रोज 2 कॉलम जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से वो मिस हो जाएंगे, और बाकी का तो n क्या है? n क्या है? 3 से बट अगर 3 है तो इसका मतलब है एक कॉलम टॉप से, एक बॉटम से, एक रो भी इसी तरह से टॉप लेफ्ट राइट से जो है वो मिस हो जाएगी। मतलब अगर 3/3 है ये इसे अबाउट, कौन 3/3 है? b? n by n b। ओके, 3/3 और वैलिड करना है तो पहले ये यहां आएगा, पहले b यहां प्लेस होगा, राइट जी। अगली दफा b कहां प्लेस होगा? अगली दफा b 1 पिक्सल आगे ले जाए, 2 आंसर आ गए जी। अगली दफा b कहां प्लेस होगा? बॉटम पे शिफ्ट करेंगे और फिर बॉटम राइट पे शिफ्ट करेंगे। हाँ, फिर आखिरी दफा तो कितने आंसर आ गए? 2/2 है। और so हाँ, ये you will have like, so result will be 2/2 regardless के n क्या था, n3 कर लें, n 1 million कर लें, the answer will be 2/2, ठीक है? इस केस में the answer will be 1 by 1, इस केस में it will be 2/2। अच्छा, what if the एक और सवाल पूछ लेता हूँ, अगर वो n+2 by n+2 है और दूसरे वाला जो है वो n by n है, अब क्या साइज होगा? तो जो पैटर्न है उससे फॉलो हो रहा है कि a के साइज माइनस b का साइज +1 होगा। a का साइज माइनस b का साइज +1 जी।
n+2 minus n+1. सो क्या बनेगा 3/3 3/3. 3/3 क्योंकि अब आप n जो है ये n जो जगह है, अब अगर आप सिर्फ एक डिमेंशन में ही देख लें, क्योंकि दूसरी में वही हो रहा है कि यहाँ n+2 जगह थी, ये n जगह हैं, तो शुरू में ये n जगह एक दफ़ा आ जाएंगी, फिर अगली दफ़ा एक स्टेप आगे जाऊंगा, फिर n जगह आ जाएंगी, टोटल n+1 जगह कवर हो गई है, और फिर एक स्टेप आगे जाऊंगा और n+1 जगह का, और n+2 जगह अब कवर हो गई है। ठीक है, इधर पहुंचा n हो गई थी, जब इधर पहुंचा तो n+1 जगह कवर हो गई, जब पूरे पे पहुंचा तो n+2 जगह कवर हो गई। सो ये 3 दफा होगा, मैं n वैल्यूज वाला मास्क 3 दफा प्लेस कर सकता हूँ किसी एक डिमेंशन में। सो दिस विल बी 3/3। ओके, इस पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अब आते हैं असल चीज पे। ये जो हम सारा काम कर रहे थे, मुझे ग्रेडियंट चाहिए, मैंने ग्रेडियंट डिसेंड करना है। ग्रेडियंट डिसेंड का मतलब है कि कोई भी वेट किसी भी न्यूरॉन का जो नया वाला है वो है वही वाले न्यूरॉन का पुराना वेट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। तो जो सारी बैक प्रोपगेशन में कर रहा हूं, आई एम आफ्टर दिस वेट, दिस डेरिवेटिव, ये ग्रेडियंट, ताकि मैं ग्रेडियंट सेट कर सकूं। और हमने जब नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स देखे थे तो हमने ये बात देख ली थी कि बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन तो वो थी जो भी हमने पहले दिखाई थी, जिसकी ये फिगर नीचे बनी हुई है, और लेकिन जो वेट का डेरिवेटिव था वो हमने देखा था कि किसी भी वेट का जो डेरिवेटिव होता है that is equal to डेल्टा जे, यानी मैं बताता हूँ ये क्या है, डेल्टा जे इंटू एक्स आई, जिसको अगर हम ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में देखें, ये आपको बैक प्रोपगेशन सिर्फ बता रही थी कि लाल वालों से ब्लू वाले का डेल्टा कैसे कंप्यूट होगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वेट, ये इसको W11 कहते हैं, ये इसको इनपुट x1 कहते हैं, यानी जो भी पिछली लेयर से जो भी आ रहा है। सो ग्रीन जो न्यूरॉन्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनपुट लेयर है, बस ये इस ब्लू वाले के लिए इनपुट लेयर है, हो सकता है इसके पीछे और भी हो, पर मैं इसको x1, x2 और x3 कह देता हूँ, यानी मेरा ब्लू न्यूरॉन पीछे 3 न्यूरॉन से इनपुट ले रहा है, और जो इनपुट वाले वेट्स हैं वो है हमारी क्या है, W12, और तीसरा जो है W13 है। ये एक्सप्रेशन सिर्फ ये कह रही है, ये एक्सप्रेशन सिर्फ ये कह रही है कि आपने अगर W11 के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है, so dl by dW11 दिस विल बी इक्वल टू जो भी अगला न्यूरॉन है, ब्लू वाला जो भी अगला न्यूरॉन है उसका डेल्टा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय जो इनपुट आई थी, और वो इस W11 के पीछे जो इनपुट थी वो x1 थी, ठीक है। और बाकी दोनों का क्या होगा, कोई मुझे लिखवा सकता है? इसके लिए क्या होगा डेरिवेटिव? मोहसिन, आप मुझे लिखवा सकते हैं? जी सर, इसके लिए हम इसका डेल्टा लेंगे। किसका? इन न्यूरॉन का
जिसका वेट W12 है। वो W12 तो एक वेट है, उसमें तो कई वेट्स हैं। कौन सा न्यूरॉन की बात कर रहे हैं? ग्रीन वाला सेकंड न्यूरॉन। तो X2 लिख दूं यहाँ पे? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें डेल्टा 2 यूज होगा। डेल्टा 1 ही होगा, वही वाला डेल्टा है। क्योंकि देखें ये सेकंड जो W12 है, ये कनेक्ट कर रहा है इस इनपुट को अगले ब्लू न्यूरॉन के साथ। वो ब्लू न्यूरॉन तो वही है जो पहले था। अच्छा अच्छा अच्छा, चेंज क्या हुआ है अब? ठीक है। तो मल्टीप्लाई डेल्टा 1 को हम इसकी इनपुट यानी X2 से मल्टीप्लाई करते हैं। X2 से मल्टीप्लाई करते हैं। महा, आप मुझे बता सकती हैं कि W13 के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होगा? डेल्टा 1 इंटू X3। जी, वही अगला न्यूरॉन का डेल्टा, और इस वेट के पीछे जो इनपुट आ रही थी वो वाली इनपुट। ठीक है, गुड। सो दिस इज समथिंग दैट वी लर्न, जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क से हमने ये चीज सीखी। अब आप जरा मेरे साथ रहिएगा और कंसिडर द फैक्ट, अब मैं 1D में देखूंगा। ठीक है, हम 2D में नहीं देखते क्योंकि 1D में देखना बड़ा आसान है, इससे काफी क्लियर हो जाएगा। 2D में इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो लेट्स लुक एट अ कन्वोल्यूशनल लेयर 1D में। जब मैं कहता हूं 1D में कन्वोल्यूशन लेयर, इट मीन्स कि मेरे पास ये इनपुट न्यूरॉन्स हैं X1, X2, X3, X4, X5, और मेरे पास आगे कोई ब्लू न्यूरॉन्स हैं, वो भी उतने ही हैं, और पहला न्यूरॉन ब्लू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ब्लू न्यूरॉन्स हैं। अगर तो ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर है तो फिर पूछना पड़ेगा, अच्छा वो फिल्टर कितना बड़ा है फिर? यानी लोकल रिसेप्टिव फील्ड्स होती हैं कि एक ब्लू न्यूरॉन पीछे सारों को तो नहीं देख रहा होगा, कुछ को देख रहा होगा। सो कितनों को देख रहा है? 3 को देख रहा है। ओके, और वो मैं इस तरह से बना रहा हूं कि व्हेन आई से आई हैव अ ब्लू न्यूरॉन, तो माय ब्लू न्यूरॉन हैज 3 वेट्स। जो बिल्कुल अपने पीछे देखने वाला वेट है उसको मैं रेड में बनाऊंगा, जो अपने से एक ऊपर वाले न्यूरॉन को देखने वाला वेट है उसको मैं ग्रीन में बनाऊंगा, और जो अपने से नीचे देखने वाला वेट है उसको मैं ब्लू में बनाऊंगा। ठीक है, और जो अगला न्यूरॉन होगा, I don't know if I can copy the whole thing. Anyways, जो अगला न्यूरॉन होगा उसका भी एग्जैक्ट यही सिचुएशन होगी, अपने से नीचे वाले को उसी वेट से देखेगा जिससे ये पिछले वाला देख रहा था। शेयर्ड वेट्स, इट्स द सेम फिल्टर जो कन्वॉल्व हो रहा है। इस वाले को रेड से देखेगा और अपने से ऊपर वाले को ऊपर वाले को ये ग्रीन से देखेगा। एंड दिस इज द सिचुएशन हियर इन दिस डायग्राम एज वेल। My stylus just disappears. Let me change my color. मेरा स्टाइलस मुझे नजर नहीं आता, सब कलर बहुत हल्का है।
ओके, सो ये ब्लू न्यूरॉन है, ये x1 को देखता है रेड वेट के साथ, x2 को देखता है ब्लू वेट के साथ, और चूंकि ये बाउंड्री वाला कॉर्नर वाला न्यूरॉन है तो ये और किसी को नहीं देख रहा होता, यानी इसका जो ग्रीन वाला वेट है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और एंड सिमिलरली विद ऑल द अदर, जो सेकंड ब्लू न्यूरॉन है वो भी ग्रीन रेड और ब्लू, थर्ड वाला ग्रीन रेड ब्लू सेम वेट से देख रहा है। नाउ कंसिडर बैक प्रोपगेशन, कि बैक प्रोपगेशन होते 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 मेरे पास इन ब्लू न्यूरॉन्स के डेल्टा मौजूद है, इसका डेल्टा 1, इसका डेल्टा 2, इसका डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, ठीक है। और मैंने अब ये जो ग्रीन वाले वेट्स हैं, रिमेंबर मेरे पास वेट्स हैं कितने, मेरे पास सिर्फ 3 वेट्स हैं। ये लिंक्स तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन ये शेयर्ड है, इनके ऊपर वेट्स 3 ही हैं, रेड वेट, ग्रीन वेट, ब्लू वेट। लेट्स लुक एट द ग्रीन वेट, ठीक है। ग्रीन वेट को मैं W1 कह देता हूँ। W1 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 दफा यूज होता नजर आ रहा है। जो रेड वेट है उसको मैं W2 कह देता हूँ, और जो ब्लू वेट है उसको मैं W3 कह देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन वेट है ये ग्रीन वेट डेल्टा इस न्यूरॉन को भी इफेक्ट कर रहा है, सेकंड ब्लू न्यूरॉन को भी इफेक्ट कर रहा है, थर्ड ब्लू न्यूरॉन, फोर्थ ब्लू, सारे ब्लू न्यूरॉन्स को इफेक्ट कर रहा है, विच मीन्स के जो मल्टीवेरिएट हमने चेन रूल देखा था कि इनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। यानी इफ आई वांट टू कंप्यूट the derivative of the loss function with respect to the green weight, so it will be a sum of 5 terms, 1, 2, 3, 4, 5. Why? Because ये green weight 5 दफा यूज हो रहा था, यहाँ हर न्यूरॉन को इफेक्ट कर रहा था, और वो सारे जो टर्म्स हैं वो ऐड होंगी। इस टाइम तो ये और वो रूल बड़ा सिंपल है, हमने फिर से एग्जैक्टली ये रूल यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अब 5 दफा यूज कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। सो dl/dw1 या ग्रीन dl/dw1 विल बी 0, यानी जो इनपुट है डेल्टा 1 यानी अगले न्यूरॉन का डेल्टा, और जहां और ये W1 जो कनेक्टिंग वेट है उसकी जो इनपुट आ रही थी, सो W1 into 0 which is here plus delta 1 into 0 plus delta 2 into x1 जो कि यहां लिखा हुआ है, प्लस सलमान मलिक, आप बताएं अगली टर्म क्या आएगी? बैठे हैं कि सो गए हैं? बैठा हूँ लेकिन मिस कर गया, तो थोड़ी खराब है। यानी अभी उठे हैं? ये उठा तो देर 10:30। अच्छा, ओके, आई जस्ट कंटिन्यू। आपके जो कर्ली पे कर्ली W1 है वो होगा डेल्टा 1 into 0 प्लस डेल्टा 2 into x1 प्लस डेल्टा 3, यानी जो जो ग्रीन आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं उन ग्रीन लिंक्स पे जो भी राइट और लेफ्ट पे लिखा हुआ है या स्टार्ट और एंड पे जो भी चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, यानी डेल्टा 3 into x2 प्लस डेल्टा 4 into x3 प्लस डेल्टा 5 into x4। ये मैंने सारी वही टर्म्स लिखी है।
सही। ये हो गए डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू W1। अब derivatives with respect to W2, can anyone volunteer कि ये कैसे आएंगे? Anyone? सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं डेल्टा 1 x1 से डेल्टा 2 क्यों? x2 से डेल्टा 3 x3 so डेल्टा 1 x1 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? और इनपुट आ रही है x1 की रेड वाली लाइन जो है इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ दिस रूल कि जिस यानी वो जो W है, W रेड W2, वो इस न्यूरॉन को कनेक्ट करता है इस इनपुट के साथ, ऐसा ही है ना? तो रेड वाला जिस न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा था, इन दिस केस पहला ब्लू न्यूरॉन जिस इनपुट से कनेक्ट कर रहा था, इन दिस केस x1, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन W2 सिर्फ इस न्यूरॉन को इफेक्ट नहीं कर रहा था, W2 तो दूसरे वाले को भी कर रहा था। अब ये प्लस होगा। यस सर। और जो पहली टर्म थी डेल्टा 1 x1, दूसरी टर्म होगी डेल्टा 2 x2 रेड वाले की, तीसरी टर्म होगी डेल्टा 3 x3, डेल्टा 4 x4, डेल्टा 5 x5। नाउ कंसिडर द ब्लू वेट यानी W3। इसके लिए मफरा आप भी बता दें W3 के लिए कैसे शुरू होगी गेम? सर डेल्टा 1 मल्टीप्लाई होगा x2 से। परफेक्ट। सबसे पहले डेल्टा 1 x2 से मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म, प्लस हाँ जी सर, प्लस डेल्टा 2 x3 प्लस डेल्टा 3 x4 प्लस डेल्टा 4 x5 और लास्ट में वो जीरो, मतलब है नहीं हमारे पास इनपुट कोई भी। हाँ कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती डेल्टा 5 इंटू 0 लिख देता हूँ जी सर, ताकि मेरे पास जो सारे डेल्टाज है ना वो तीनों इक्वेशंस में, तीनों जो मेरे पास डेरिवेटिव्स आए हैं, मेरे कॉन्वोल्यूशन फिल्टर की जो 3 वैल्यूज थी, तीनों वैल्यूज के हिसाब से डेरिवेटिव आ गए हैं। पहली इक्वेशन में ग्रीन डेरिवेटिव आ गया, फिर रेड डेरिवेटिव आ गया, फिर तीसरे वाला ब्लू डेरिवेटिव आ गया। ये तीनों मेरे पास आ गई हैं इक्वेशंस, और जान के मैंने इस तरह से लिखी हैं कि जो मेरे अगली लेयर के पांच डेल्टा थे, पांचों के पांचों इन इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। ये मैं असल में ये मैं समझा तो देता हूं, लेकिन ये आपको खुद एक दफा पेपर पे करके देखना पड़ेगा कि ये जो 3 जी सवाल है जी सर, इसको दूसरी तरह भी अगर देखें तो अगर से अबाउट फॉरवर्ड में, तो हमारे पास तो इनपुट में 5/1 की एक लेयर है, से 5/1 का एक एरे है और हमारे पास 3/1 का फिल्टर है। तो हमने 5/1 को दोनों साइड पे 0 से पैड किया, तो 3/1 में जो वेट्स हैं हमारे पास, वो जिस चीज से मल्टीप्लाई हो एक्चुअली वही हमारे एक्सेस हो जाएंगे। मतलब W1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर x1 से, W1 कभी भी x5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा कन्वोल्यूशन के दौरान। जी नहीं होगा। तो अगर हम उस तरह से देखें कि फॉरवर्ड में जा रहा है और W1 किस किस इनपुट को इफेक्ट कर रहा है, फिर W2 किस किस इनपुट को इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल 5/1 की एरे के ऊपर 3/1 की एरे को अगर हम कन्वर्ट करें तो उस कन्वोल्यूशन में कौन सा W जो है वो किस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस इस्तेमाल हो रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही। और मैं सिर्फ बैक प्रोपगेशन में वो व्यू देख रहा हूं, आपने फॉरवर्ड में भी देख लिया। तो ये जो 3 इक्वेशंस आई हैं, मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ ये बात कि अगर मैं अपने डेल्टाज, डेल्टा 1 2 3 4 5, इनको ये 1/5 या ये 1/5 का एक सिग्नल है, और यहाँ मेरे पास पिछली लेयर की इनपुट्स हैं, तो ये डेल्टा मैप्स थे ऊपर, नीचे लिखे हुए हैं जो इनपुट्स थी,
5, ये वो जीरो पैडिंग हुई हुई है, एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो एंड में, ये वो जीरो पैडिंग हुई हुई है। अगर मैं, और ये पिछली साइड पे जो मैं सवाल पूछे थे पिछली स्लाइड पे, वो अब यहाँ यूज होंगे कि अगर मैं इन 5 वैल्यूज वाले मास्क से कन्वॉल्व करूं, ये 5 + 2 वैल्यूज, राइट, ये 5 थी और यहाँ पे 5 + 2 वैल्यूज है। वाई 2? बिकॉज जीरो पैडिंग दोनों तरफ हुई है, तो 2 जीरोज आ गए हैं। और जो मैं कॉन्वोल्यूशन करता हूँ, ये कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है और मेरी कॉन्वोल्यूशन वैलिड कॉन्वोल्यूशन है, तो आंसर कितना बड़ा आएगा बाय द वे? 1/3। ये 1/3 का आंसर आएगा इसका। और वो 1/3 में जो 3 आंसर्स होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, वो यही 3 आंसर होंगे। कर्ली एल बाय W1, कर्ली एल बाय कर्ली W2, कर्ली एल बाय कर्ली W3, वो ये 3 आंसर होंगे। इट्स इजी टू सी नाउ एक्चुअली। आप ब्लू वाला मास्क शुरू में रखें और डॉट प्रोडक्ट लें, पहली इक्वेशन आ जाती है। ब्लू वाला मास्क एक स्टेप आगे ले जाएं और डॉट प्रोडक्ट लें, तो ये इन्हीं 5 डेल्टास का इन्हीं 5 एक्सेस के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, सेकंड इक्वेशन आ गई। और ये वाला मास्क आखिरी दफा रखेंगे तो एंड पे 0 होगा और x2 से शुरू हो रहा होगा, थर्ड इक्वेशन आ गई, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो व्हाट वी लर्नड इज कि अगर आपने जो असल डेरिवेटिव्स लाने हैं dl/dw, जो मैंने ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करने हैं, once you have deltas, डेल्टा मैप को कन्वॉल्व करें वैलिड कॉन्वोल्यूशन विद इनपुट लेयर बट जीरो पैकेट, ठीक है। टू कंप्यूट वेट डेरिवेटिव्स you convolve delta map with zero padded input layer but valid convolution। इससे आपके पास वेट्स के डेरिवेटिव आ जाएंगे। और यहाँ तक अभी मैं स्किप करी जा रहा था, हर न्यूरॉन का एक बायस भी तो होता है। मैं तो सिर्फ वेट्स की बातें करी जा रहा था, पर हर न्यूरॉन का एक बायस भी तो होता है। सो लेट्स से इस न्यूरॉन का एक बायस वैल्यू है, लेकिन कॉन्वोल्यूशन लेयर में तो सारे न्यूरॉन्स के सेम वेट्स होते हैं, विच मीन्स कि इसका भी बायस वही है, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन्स हैं इस लेयर में, सारे जो 1 से इनपुट ले रहे हैं वो सेम वेट के साथ ले रहे हैं, यानी बायस सबका सेम है। सो आई लीव इट अप टू यू के ये वेरीफाई करना कि जो बायस के हिसाब से डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ ये अगली लेयर के डेल्टा वैल्यूज का सम होगा। या बिल्कुल सेम रीजनिंग जो भी यूज की है 3 वेट्स के लिए ना, रेड ग्रीन ब्लू, वही आप ये बायस के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स मच सिंपलर, सिर्फ डेल्टा वैल्यूज का सम है, क्योंकि असल में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इनपुट ही 1 है, तो अगले की डेल्टा और पिछले की इनपुट जो कि 1 है, और क्योंकि शेयर्ड है तो सारे सम हो रहे हैं डेल्टा का सम। If you understand this, you understand gradient computation for complete gradient computation for CNNs। तो यहाँ पर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, या कोई confusion, anything? अच्छा सर, इधर हमने लेरा से लिया उसका डेरिवेटिव उसका बायस का, लेकिन पीछे हम उसका वेट के साथ ही एम्बेड कर देते थे। इसमें कन्वोल्यूशन में इस तरह हो सकता है कि एम्बेड कर दें बस। इफ इट इज पॉसिबल तो कर लें, मैंने उस तरह से सोचा नहीं, हो सकता है हो जाता हो सकता है ना होता, पता नहीं, देख लीजिएगा, अगर होता है तो एम्बेड करते हैं,
Never thought about it. सही है, जीरो पैडिंग के हवाले से कोई साइज कितने जरा पैडिंग करें? ऊंचा बोलें, क्लियरली बोलें। ये जीरो पैडिंग जो हमने की है कंट्रोल करने के लिए इनपुट लेयर, इनपुट वैल्यूज के साथ डाटा मैप, इसकी कोई फिक्स्ड है? ये मतलब एक ही जीरो ऐड करना है दोनों साइड, या ये वेरी कर सकते हैं? वेरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि मास्क का साइज कितना था। जब आप मास्क अप्लाई करते थे तो मास्क कितना बाहर जाता था। फॉर एग्जांपल अगर 3/1 का मास्क है, फिल्टर है, तो जब मैं इसको पहली जगह पे रखूंगा तो इसकी एक वैल्यू बाहर जाएगी। अगर ये 3 की बजाय अगर ये 5/1 का मास्क होता और अगर मैंने यहाँ पे रखा होता तो इसकी 2 वैल्यूज इधर आनी थी, एक वैल्यू इधर आनी थी और 2 वैल्यूज इधर बाहर चली जानी थी। तो फिर 2 0 लगने थे। By the way, for those of you जो मे बी लीनियर अलजेब्रा के एंगल से देखते हो चीज़ों को, ये जो इम्प्लीकेशन यहाँ पे मैंने बताई है ना, दिस टेल्स अस कि कन्वोल्यूशन is linear operation. Convolution is a linear operation. क्यों? क्योंकि राइट साइड पे कन्वोल्यूशन हो रही है और लेफ्ट साइड पे यू हैव जस्ट सेट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये मैट्रिक्स और वेक्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी अगर मैं जो 5 डेल्टा हैं इनको वेक्टर के तौर पे लिख दूं और इनसे पहले एक खास मैट्रिक्स बनाऊं 3 रोज का, उन ग्रीन एक्सेस और जीरोस के साथ, उस मैट्रिक्स का एक नाम भी होता है खास, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये कन्वोल्यूशन का मैट्रिक्स होगा। यानी अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स से और कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस टेल्स यू कि कन्वोल्यूशन इज अ लीनियर ऑपरेशन। एनीवेज, ये ज़रूरी नहीं थी बात, आगे चलते हैं। सो ये मैंने 1D में दिखाया था। हमने सीखा क्या था 1D में? जो चीज़ सीखी थी एग्जैक्टली वही चीज़ अब हम जनरलाइज कर लेंगे कि एक 2D स्लाइस 2D फीचर मैप्स वाले CNN में ग्रेडियंट्स कैसे कंप्यूट होने हैं, वो 1D केस की जनरलाइजेशन है। एंड व्हाट वी डू इज हम जो इनपुट एरे है, याद है x1 से पहले 0 डाला था, x5 के बाद 0 डाला था, हमने इनपुट एरे को 0 पे ऐड किया था। अभी भी हम इनपुट एरे को 0 पे ऐड करेंगे और इतने जीरोस से 0 पे ऐड करेंगे हर साइड पे। ठीक है, जिसमें सो आई एम अस्यूमिंग कि मैं जो कन्वोल्यूशन मास्क था वो स्क्वायर था, बिकॉज मोस्ट ऑफन दैट्स द केस, k/k का कन्वोल्यूशन फिल्टर होता है और मोस्ट ऑफन इट्स k इज ऑड, 3/3, 5/5, 7/7, 9/9, 11/11, अक्सर इस तरह के कन्वोल्यूशन होती है फिल्टर्स। और अगर इस तरह का केस है स्क्वायर ऑड साइज, तो फिर जो बाहर निकलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 3/3 था तो बाहर कितना निकलता था? एनीवन? जब 3/3 था तो बाहर कितना निकलता था फिल्टर? 1 स्टेप। हाँ, सो 1 स्टेप बाहर निकलता था लेफ्ट साइड पे, 1 स्टेप बाहर निकलता था ऊपर, 1 स्टेप बाहर निकलता था राइट साइड पे, 1 स्टेप बाहर निकलता था नीचे। यानी जो मैं 0 पैडिंग करता था वो मेरी जो भी इनपुट का जो भी साइज था, मैं 0 पैडिंग एक दफा करता था। यानी
ऊपर जीरोज, राइट पे जीरोज, नीचे जीरोज और लेफ्ट पे जीरोज एक दफा, एंड यू कैन राइट दैट एज 3/2 का फ्लोर विच इज 1। ठीक है, आई लीव इट अप टू यू कि अगर मेरा मास्क जो है वो 3 की बजाय 5/5 का होता तो ये जब बाहर निकलता तो दो ऊपर, दो बाहर निकलता, इसके 2 पिक्सल लेफ्ट पे, 2 राइट पे, 2 नीचे बाहर निकलते, विच मीन्स कि मेरी जो जीरो पैडिंग थी वो 2 जीरोस की होती एक और दफा। और वो 2 कैसे आता है, यानी हर साइड पे 2 जीरोस का मतलब है 5/2 फ्लोर, यानी जो भी k है k/2 करें, फ्लोर कर दें, इतने जीरोस आप रख रहे होंगे हर साइड पे। ठीक है, तो ये पहले जीरो पैडिंग कर दें, स्टेप 1। उसके बाद जीरो पैडिंग अब हो गई है, अब डेल्टा से कन्वर्ट कर दें। ठीक है, लेकिन वैलिड, सो वैलिड कॉन्वोल्यूशन जीरो पैडेड इनपुट अरे की डेल्टा मैप के साथ, यही हमने पिछली स्लाइड पे किया है। ठीक है, और पिछली स्लाइड पे आंसर उतना बड़ा आया था जितना फिल्टर था। फिल्टर का साइज 3/1 था, 3 वेट्स थे, रेड ग्रीन ब्लू, और 3 ही वो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट भी 3/1 आया था। अभी भी 2D के केस में अगर फिल्टर्स आपके k का था और आपने इस तरह की जीरो पैडिंग की है, वैलिड कॉन्वोल्यूशन की है, k का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये बात आपने यहाँ पे भी यहाँ पे आपने शो की थी जब आपने 3/3 आंसर दिया था यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे, इसलिए +2 है, एक जीरो राइट पे और एक जीरो लेफ्ट पे, इसलिए +2 है। और इस तरह के केस में जो आप कन्वोल्यूशन करेंगे तो फिर 3/3 आंसर आएगा, और जनरली k का आंसर आ जाएगा, यानी जितने वेट्स थे उतने डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। और वो कन्वोल्यूशन ये है, बस आप डेल्टा मैप को यहाँ पे रखें। लेट्स से अगर मास का 3/3 था, अगर k 3 था, k was 3, तो डेल्टा मैप एक तो इस तरह बाहर निकलेगा, पूरा डेल्टा मैप जितने भी अगली लेयर के न्यूरॉन्स के डेल्टा थे उसको इनपुट्स के साथ इस तरह पहले इधर रखेंगे, फिर एक स्टेप स्ट्राइड इधर कर देंगे, करते जाएंगे, अगली मिडल में यहाँ पे आ जाएगा, और इवेंचुअली ये 9 दफा हो रहा होगा। इफ k is 3, तो ये जो डॉट 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 में किया हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं, ये 9 डॉट प्रोडक्ट्स हैं, और ये 3/3 में रेंज हो जाएगी। और बिल्कुल पहले की तरह जो बायस का डेरिवेटिव है कर्ली L by कर्ली W, अगेन पूरी स्लाइस के हर न्यूरॉन का एक ही बायस है, शेयर्ड है वेट्स, तो वो बायस जो एक वो इन सारे डेल्टा मैप्स का डेल्टा वैल्यूज का सम है। ये जो ब्लू जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका सम होगा। ओके, कोई सवाल जी? बाय द वे, अब सब कुछ, आई मीन दिस कंप्लीट्स द स्टोरी। हमने सब कुछ कर लिया है। हमने ट्रेडिशनल MLP से बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन के थ्रू फ्लैटेंड जो लेयर थी उस पे डेल्टाज लेके आए, वो डायरेक्टली कॉपी किए सब सैंपल्ड लेयर पे, सब सैंपल्ड लेयर से अप्रोप्रिएटली कॉपी किए उन जगहों पे जहाँ पे जिनका जितना रोल था, अप्रोप्रिएटली कॉपी कर दिए कॉन्वोल्यूशन लेयर वाली जगहों पे। कॉन्वोल्यूशन लेयर से फिर हमने 2 चीजें देखी हैं, कॉन्वोल्यूशन लेयर से डेल्टा कैसे बैक प्रोपगेट होने हैं, और फिर अगर मेरे पास किसी भी कॉन्वोल्यूशन लेयर पे डेल्टाज मौजूद हैं तो कॉन्वोल्यूशन लेयर के वेट्स भी तो हैं, वेट्स के डेरिवेटिव जो हैं वो डेल्टा इनटू इनपुट होता है, तो वो वेट्स के हिसाब से जो डेरिवेटिव निकालने हैं डेल्टा इनटू इनपुट, वो भी कॉन्वोल्यूशन ही हो रही है। ये आखिरी स्टेप था कि वो भी जीरो पैडिंग के साथ डेल्टा मैप की कॉन्वोल्यूशन है, और जो बायस का डेरिवेटिव है वो सिर्फ डेल्टा मैप्स का सम है। तो दैट कंप्लीट्स द होल बैक प्रोपगेशन एंड डेरिवेटिव कंप्यूटेशन स्टोरी ऑफ CNNs। कोई सवाल है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि आपके लिए असाइनमेंट में अब ये चीजें आपने सारी की सारी फ्रॉम स्क्रैच इम्प्लीमेंट करनी होंगी।
Any more libraries? Any questions? Any questions? जी सर जी उमर। सर ऐसा फील हो रहा है कि कोरोना से बड़ा अजाब आ रहा है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। लेट्स सी। पर it's very easy once you implement it. Once you know it, everything is simple. उससे पहले yes, it's a very frustrating experience. अगर आपने मैथ सही ना समझी हो और फिर आपने इसकी जो प्रोग्रामिंग डिटेल्स हैं वो ना समझी हो और फिर आपने इम्प्लीमेंट करते हुए ठीक ना किया हो, जरा बग आ गई हो, implementing a CNN can be a really frustrating experience if you're not careful. Even if you're careful, it can be frustrating. मैंने जब पहली दफा किया था, it was a really frustrating experience. और अभी भी ये स्लाइड्स बनाने में, फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, so it took me the whole night to make just 2 slides. Yep, just 2 slides. It took me the whole night to make these 2 slides because you really have to wrap your head around कि किस चीज ने किससे मल्टीप्लाई होना है, क्या आंसर लेके आएंगे यार. So it's complicated. Okay. ये हमने CNN की आर्किटेक्चर, CNN की फॉरवर्ड प्रोपगेशन, CNN की बैक प्रोपगेशन और CNN की डेरिवेटिव्स, ये सारा कुछ कर लिया. Remember, CNNs are the most widely used neural network. आजकल if you pick any deep learning solution worth its name, तो उसके अंदर 99% of cases उसके अंदर कोई CNN पड़ा होगा. ठीक है, it's the most successful neural network. And there are lots of variations of CNNs. For example, fully convolutional networks होते हैं जिनके अंदर सब सैम्पलिंग या पूलिंग लेयर होती नहीं है. ठीक है, और उनके अंदर वो जो एंड पे फुली कनेक्टेड लेयर लाते हैं वो भी नहीं होती. दोनों काम, पूलिंग वाला काम भी और फुली कनेक्टेड लेयर्स वाला काम, दोनों काम कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के साथ किए जा सकते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली नहीं तो अप्रोक्सीमेट किए जा सकते हैं. तो देयरफॉर देयर इज दिस टेक्निक कॉल्ड फुली कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स, जिसके अंदर सिवाय कॉन्वोल्यूशन के और कोई स्टेप नहीं होता, हर चीज कॉन्वोल्यूशन से हो रही होती है. सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट. फिर CNNs के अंदर एक चीज होती है 1x1 कॉन्वोल्यूशंस. 1x1 कॉन्वोल्यूशंस जो है ये आपकी जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है. बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाती हैं आपकी कंप्यूटेशंस. एंड दिस बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट जब आप, फॉर एग्जांपल, आपने अपना डीप लर्निंग की सोल्यूशन किसी मोबाइल फोन में डिप्लॉय करनी है या किसी ऐसी जगह पे डिप्लॉय करनी जहाँ पे यू डोंट हैव अ पावरफुल प्रोसेसर. ठीक है, एज पे अगर डिप्लॉय करनी, फॉर एग्जांपल, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसेप्शन मॉड्यूल्स. इंसेप्शन मॉड्यूल जो है वो, उसका बेसिक आइडिया ये है कि हम जब फिल्टर्स लाते हैं तो हम कहते हैं जी 3x3 का फिल्टर और इस तरह के 32 फिल्टर, या 5x5 का फिल्टर और इस तरह के 32 फिल्टर, या 7x7 का फिल्टर. ये फैसला करना आसान नहीं है कि अच्छा आप 3x3 का फिल्टर यूज करना चाहिए या 7x7 या 11x11. यानी हु डिसाइड्स एंड हाउ डू वी डिसाइड. ये काफी आर्बिट्रेरी होती हैं हमारी चॉइसेस कि यार कॉन्वोल्यूशन का मास्क 3x3 रख लेते हैं या 5 रख लेते हैं. और अक्सर ये इसलिए भी होती है कि जितना बड़ा मास्क है उतने ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, उतनी ज्यादा कंप्यूटेशन होती है, तो इसलिए मास्क साइज छोटा रखने की कोशिश करते हैं. जबकि हो सकता है बेहतर रिजल्ट बड़े मास्क के आ जाते हैं. इंसेप्शन मॉड्यूल जो है ये मल्टीपल फिल्टर साइजेस को कंबाइन कर लेता है. ये कहता है कि आप 3x3 का फिल्टर भी ले लें
उसका रिजल्ट ले आए, 5x5 का फिल्टर भी ले लें, उसका रिजल्ट भी ले आए, तो यानी लेट्स से 3x3 के 32 स्लाइसेस थी 3x3 कॉन्वोल्यूशंस करने के बाद, और 5x5 कॉन्वोल्यूशंस करने के बाद भी और 32 स्लाइसेस आ गई, और मैं कोई 64 7x7 के फिल्टर ले आता हूँ, और मैं कोई 108 11x11 के फिल्टर ले आता हूँ, ये सारे के सारे रिजल्ट्स को मैं कंकैटिनेट कर लूंगा, कंबाइन कर लूंगा, ठीक है, यानी मैं सारों को कैरी कर रहा हूँ। तो फिर इससे वो आप थोड़ा सा बच जाते हैं उस चॉइस से कि कौन सा फिल्टर होना चाहिए था। मैं कई साइजेस के फिल्टर्स लेता हूँ, उनके रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेता हूँ, तो बजाय 32 की आउटपुट जो वॉल्यूम है वो 32 स्लाइसेस का बनने के बजाय वो 32 प्लस कितने रखे थे मैंने, 108 एंड सो ऑन, वो सारों को कंकैटिनेट कर देता हूँ। So you can combine multiple filter sizes. Then there is something called residual blocks. जो इसको अगर पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे, जो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स से बचाता है, और यू कैन ट्रेन रियली डीप नेटवर्क्स बिकॉज ऑफ रेजिडुअल ब्लॉक्स, रियली डीप नेटवर्क्स। और आजकल आप कोई स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर यू रियलाइज कि उसके अंदर नंबर 1 CNN होगा, नंबर 2 वो CNN रेजनेट होगा, या सॉरी रेजिडुअल ब्लॉक्स से बना होगा, या वो किसी न किसी किस्म के रेजिडुअल ब्लॉक से बना होगा। सो ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी था रेजिडुअल ब्लॉक्स का आइडिया, और काफ़ी सादा आइडिया है। It's a beautiful idea, really. Then there is something called depth-wise separable convolutions. इनसे होता ये है कि आपके पैरामीटर्स भी बहुत कम हो जाते हैं CNN के, यानी अगर पैरामीटर्स कम हो गए हैं तो ओवरफिटिंग से आप बचेंगे, और कंप्यूटेशंस भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जो काम आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन से कर रहे थे वो आप बहुत कम मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। फिर अच्छा, और एज पे डिप्लॉय करने के लिए अगर आपने लाइट वेट रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस पे काम करना है तो फिर आपको लाइट वेट मॉडल्स चाहिए जिनके पैरामीटर्स भी कम हो और वो तेज हों, यानी जब मैं एक बहुत तगड़ी मशीन नहीं है मेरे पास एज पे, तो मेरे पास हल्की मशीन है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी फास्ट इन्फ्रेंस हो, अब मेरा CNN जो रिजल्ट है वो जल्दी दे दे ट्रेनिंग के बाद। सो यू हैव अ लॉट ऑफ न्यू नेटवर्क्स जो एज कंप्यूटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा एरिया है मशीन लर्निंग ऑन द एज, दैट्स अ वेरी in demand area right now. Then फिर बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स थे, भाई आपकी कितनी लेयर्स होनी चाहिए, आपके कन्वोल्यूशन मास्क का साइज क्या होना चाहिए, कौन कौन से यूज करने हैं, बैच नॉर्म, अक्सर बैच नॉर्मलाइजेशन हुई होती है CNN में, ड्रॉप आउट हुआ होता है, तो ड्रॉप आउट के क्या पैरामीटर्स रखने हैं, वो क्या प्रोबेबिलिटी रखनी है ड्रॉप आउट की, बैच नॉर्म के अंदर गैमा और बीटा, और फिर आप वो यूज करते हैं मोमेंटम और एडम, इस तरह के एल्गोरिथम्स, उनके क्या पैरामीटर सेट करने हैं। तो ये देयर इज एक पूरी फैमिलीज हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं हाइपर पैरामीटर्स की, कि जिनको अगर आप गलत सेट कर देंगे तो बिल्कुल ही फर्क नेटवर्क आ जाएगा, कोई और वैल्यूज रखेंगे तो बिल्कुल ही फर्क नेटवर्क ट्रेन होकर आ जाएगा। सो हाउ डू यू सिस्टमैटिकली चूज and search over hyperparameters? उसके लिए there is a recent paper efficient net जो दिखाता है कि CNN, not just CNNs but generally deep networks में how do you find good hyperparameters? So that's an interesting paper as well.